दोस्तों नमस्कार, ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफ़ॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हमें पता है हम आखिरी समय की तैयारी कर रहे हैं और हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर कर लिया है। आज हम 5वाँ चैप्टर पर करेंगे और देश भर की तमाम भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं, उनको अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश करेंगे। आ जाओ साथियों, शुरू करते हैं। आराम से चलेंगे आज, है ना? एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है? सबसे पहले ध्यान रखो, एसी यानी कि क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। बहुत बढ़िया। अब प्रत्यावर्ती धारा यानी कि जिसका मान क्या होता है? प्रतिपल। प्रतिपल क्या होता है साथियों? बदलता है। अगर इसका मान प्रतिपल बदलेगा तो फटाफट से देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, नहीं बेटा ये डीसी में होता है, ये गलत। एक दिशा में होता है, नहीं ये भी डीसी में होता है। पल पल बदलती है, बिल्कुल सही है। कुछ नहीं कहा सकता, नहीं। समझ गए? ऐसे ही प्रश्नों को उड़ाना है। चलिए अगला प्रश्न। अगला कह रहा है, छत का एक पंखा ए है जिसकी बॉडी घूम रही है। देखो बेटा, ये एक छत का पंखा है जिसकी ये बॉडी घूम रही है, यानी कि ये बाहर की संरचना घूम रही है, ठीक है। दूसरा, छत का एक पंखा बी है जिसका सेंट्रल घूम रहा है, एक और पंखा है जिसका क्या है, ये सेंट्रल घूम रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? मुझे ये बताओ, मुझे सिर्फ ये बता दो कि जो भी एक मेरी प्रत्यावर्ती धारा होती है, वहां से कौन सा प्रभाव आता है? सर, वहां से जो प्रभाव आता है वो प्रेरण का प्रभाव आता है। अब देखो, जब यहाँ पे कोई करंट जाएगी तभी तो ये प्रेरण के प्रभाव से यहाँ बल लगेगा और ये घूमेगा। यानी कि अगर मेरी ये बाहर की बॉडी घूम रही है तो मैं क्या कहूंगा, ये निश्चित रूप से क्या है, मेरी प्रत्यावर्ती प्रेरण का प्रभाव है। अगर मेरा अंदर का भाग घूम रहा है तो मैं निश्चित रूप से क्या कहूंगा, मेरा डीसी का है। यानी कि मैं क्या समझा, ए जो है वो प्रत्यावर्ती धारा का पंखा है और बी जो है वो मेरी डिस्ट धारा का है, ठीक है। ये ए डिस्ट नहीं, अगर ये डिस्ट होता तो मेरा अंदर का पार्ट घूमता, ठीक है। दोनों प्रत्यावर्ती है, नहीं नहीं, ठीक है साथियों। चलिए आराम से समझ लो और चलो आगे। प्रत्यावर्ती धारा में क्या आता है? प्रेरण का प्रभाव आता है। आओ, भारत में घरेलू सप्लाई कितनी है? अपने घर में कितनी आती है? सर 220, 230। तो देखो किस में आ रहा है? 250 से 300 नहीं, 110 से नहीं, ये तो ट्रेन में आता है। सर ये आती है 220 से 230, ठीक है साथियों। चलिए, और ये किसका रेंज है? सर ये 3 फेज का रेंज है, लेकिन अपने क्या पूछ रहा है? घरों में सप्लाई देनी है, ठीक है। घरेलू, घरेलू सिंगल फेज आती है और सिंगल फेज के लिए ये आती है। अगर आवृत्ति पूछे तो 50 हर्ट्ज, ठीक है। चलो आगे। ये लो अगला प्रश्न। विमानों, जहाजों और कई यूरोपियन देशों के अंदर घरों में विद्युत आपूर्ति करनी है तो प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए विद्युत आपूर्ति कितनी देते हैं? आपने कभी ट्रेन में बैठे हो? हाँ सर, हम ट्रेन में बैठे हैं। तो ट्रेन में कभी चार्जिंग बॉक्स लगा होता है, उसको गौर से देखना, वहाँ लिखा होता है 90 से 110। वो उसकी बात कर रहा है। जो विमानों के अंदर जो डीसी सप्लाई देते हैं ना, उसकी। तो कितना हो जाएगा? सर ये 200 पीस तो घरों में होता है, बिल्कुल सही है। 190 ये छोटी जगह पर होता है, ये 3 फेज के लिए होता है। यहाँ कितना वोल्टा होता है? 110, ठीक है। ये यूपीपीसीएल में आपके प्रश्न आया है। चलो बेटा, अगला प्रश्न। यहाँ पे 2 प्रश्न ध्यान रखने हैं। ये कह रहा है अमेरिका में डोमेस्टिक परिचालन आवृत्ति कितनी होती है? जब भी ये भारत की बात करेगा, तो भारत में आवृत्ति के लिए बात करेगा तो कितना लिखोगे? 50। उसके अलावा अगर ये अमेरिका में बात करता है या कहें विकसित देशों में बात करता है या कहें विकसित देशों में बात करता है, तो वहां पर आवृत्ति रेंज कितनी है? 60 हर्ट्ज। जल्दी से देखो कहाँ है आंसर, ये रहा। ठीक है साथियों, आसान है प्रश्न। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलो। ये लो बेटा, अब ये कुछ फॉर्मूले वाले प्रश्न हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। पीक फैक्टर पूछ रहा है तो इधर आ जाओ, यहाँ लिखोगे पी, पीक फैक्टर। पीक फैक्टर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जानो, पीक फैक्टर यानी कि क्रेस्ट फैक्टर। तो सबसे पहले क्या होगा? ऊपर की तरफ अधिकतम मांग, बिल्कुल सही है। और नीचे की तरफ क्या होगा? आरएमएस मान, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान। अब जल्दी से इधर आ जाओ। औसत मान नहीं भाई साहब, औसत मान की तुलना में आरएमएस नहीं भाई साहब, आरएमएस की तुलना में नहीं भाई साहब। ऊपर क्या आना चाहिए? अधिकतम आना चाहिए। तो ये देखो बेटा, अधिकतम मांग की तुलना में आरएमएस आ गया। बस इतना ही सोचना है और आगे बढ़ जाना है। बहुत अच्छा, चलो आगे। ये लो बेटा, ये कह रहा है शक्ति कारक या पावर फैक्टर क्या होता है? मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि पावर फैक्टर को मैं लिखता हूँ cos फाई, और cos फाई का मान होता है प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। सर और क्या होता है? सर और होता है वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। सर ये आया कहाँ से है? तो बेटा जब हम पढ़ते हैं तब हम बताते हैं कि अगर ये मेरा cos थीटा है तो ये जो शक्ति है वो मेरी क्या है? प्रतिक्रिया का शक्ति। और ये जो शक्ति है वो मेरी क्या है? वास्तविक शक्ति। शक्ति।
और ये जो है वो मेरी क्या है, आभासी शक्ति। ठीक है बेटा? चलिए, और यहाँ से जब मैं कॉस्ट को देखता हूँ तो कॉस्ट का मान क्या होता है? कॉस्ट का मान होता है सर आधार बटे कण, आधार बटे कण। और आधार कितना है साथियों? जल्दी से देखो, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति। आधार कितना है? वास्तविक शक्ति। इस और कर्ण कितना है? ये रहा आभासी शक्ति। ठीक है? तो अब फटाफट से देखो क्या हो जाएगा। अच्छा, इसने वास्तविक को क्या लिखा है? यथार्थ। ठीक है? वास्तविक और यथार्थ एक ही चीज होती है। ठीक है? तो देखो ये यथार्थ शक्ति इंटू सापेक्ष शक्ति, नहीं बेटा, यथार्थ बराबर सापेक्ष नहीं, सापेक्ष शक्ति अपॉन यथार्थ नहीं, सापेक्ष यथार्थ बटे सापेक्ष। सापेक्ष यानी कि वही आभासी। सापेक्ष का मतलब क्या है? आभासी। और यथार्थ का मतलब क्या है? वास्तविक। क्या यही मेरा मान नहीं है? हाँ सर यही है। तो वास्तविक बटा आभासी का मान क्या होता है? वास्तविक बटा आभासी का मान क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा शक्ति कारक। ठीक है बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। उसके अलावा ये भी ध्यान रखना, cos फाई का वैल्यू r दे दे, z दे दे तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है? चलो, इन सारे प्रश्नों को हमारी मुट्ठी में लेना है हमको। चलिए, एसी परिपथ में अगर वोल्टेज और धारा के बीच 90 डिग्री का कोण हो तो विद्युत शक्ति क्या होगी? ठंडे दिमाग से सोचो। सर ने क्या बताया था कि अगर मेरा आर होता है तो जिस दिशा में मेरी धारा होती है उसी दिशा में मेरी वोल्टा होती है। इन दोनों के बीच में कोण जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। नहीं? हाँ सर होता है। अगर एक मेरा होता है इंडक्टर, इंडक्टर होता है ये लो तो इंडक्टर में कैसा नेचर होता है? लैगिंग। कौन करता है लैगिंग? धारा लैगिंग करती है। किससे? वोल्टता से। तो बना दो ना बेटा प्यार से, ये V, ये I और इनके बीच का कोण 90। बहुत बढ़िया। अब देखो, इसके अलावा एक होता है कैपेसिटर। सर कैपेसिटर किस बिहेवियर का होता है? अग्रगामी। कौन अग्रगामी? धारा। किससे? वोल्टता से। तो बस प्यार से बना दो, ये वोल्टता और ये बना है धारा। अब देखो बेटा, चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, दोनों तरफ भी 90 डिग्री का कोण है। और वास्तविक शक्ति क्या होती है? P बराबर VI cos फाई। अब यहाँ पे फाई का मान किसना दिया? प्रश्न के अनुसार कितना दिया है इसने? 90 डिग्री दिया है तो 90 लिखा। तो मेरा P बराबर क्या आ गया? VI cos 90 डिग्री। होता है कि नहीं? और cos 90 का मान सब जानते हैं। cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो मेरी सक्रिय खपत कितनी हुई? वास्तविक खपत कितनी हुई? वो सब क्या हो गई? शून्य हो गई। ठीक है बेटा? चलिए, समझ में आया? इसी स्पीड में आपको वहां पे प्रश्नों को हल करते हुए चलना है। ठीक है साथियों? चलिए बहुत अच्छा, आगे चलो। ये लो अब ये कह रहा है टी बराबर अनंत समय के लिए, यानी कि स्टडी स्टेट टाइम के लिए पूछ रहा है, प्रेरक के साथ कैसा होगा? सबसे पहले तो जानो सर ने क्या कहा था। सर ने ये कहा है कि अगर मेरा ये इंडक्टर है तो इंडक्टर में क्या होता है बेटा? इस तरह का एक ग्राफ बनता है। और ये ग्राफ किसका होता है? समय के साथ किसका होता है? ये धारा का ग्राफ होता है। अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है I बराबर I नॉट। ये आपको कुछ भी नहीं याद करना है, मैं क्या हूं वो याद करना है। ठीक है बेटा? 1 माइनस e टू द पावर t अपॉन tau। ठीक है? ये इस तरह से ग्राफ आता है। ठीक है? ये जो है वो क्या है? प्रारंभिक स्थिति है। कौन सी स्थिति है? प्रारंभिक स्थिति। और ये जो है वो क्या है? अंतिम स्थिति। बिल्कुल सही है। यहाँ मान लेता हूं मैं t बराबर अनंत समय है। अनंत समय के बाद ये सीधा हो जाएगा और यहाँ पे t बराबर 0। मुझे बताओ इसमें धारा का मान कितना है? 0। जब भी धारा का मान 0 होता है तो इसका मतलब क्या है? वो ओपन सर्किट है या शॉर्ट सर्किट? मुझे बताओ, कोई दो एरिया है, यहाँ पर क्या है? ओपन सर्किट है, यहाँ धारा का मान क्या है? 0 है। तो आप ये नहीं कहते हो यहाँ पर ओपन सर्किट है। तो जहां शुरुआत में इंडक्टर के लिए शुरुआत में धारा का मान क्या होता है? 0। तो इसको क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। बहुत अच्छे सर। और जब सब लास्ट के अंदर क्या होता है? जब धारा का मान पूरा आ जाता है, अनंत आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। समझ गए? शॉर्ट सर्किट। हाँ, यानी शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? पूरी की पूरी धारा उसमें से चली जाएगी। बस इतना ध्यान रखो। तो अब क्या ध्यान रखना है? आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास इंडक्टर है तो अगर t बराबर 0 पे मान पूछेगा तो मैं बोलूंगा ओपन सर्किट होता है। और t बराबर अगर मुझे अनंत पे पूछेगा तो मैं बोलूंगा शॉर्ट सर्किट होता है। इतना तो याद रख लोगे बेटा? हाँ याद रख लेंगे सर। अगर ये मेरा कैपेसिटर होता तो मैं क्या याद रखता? मैं ये याद रखता अगर t बराबर 0 है तो वहां पे ये क्या करता? शॉर्ट हो जाता। और t बराबर अगर अनंत है तो ये क्या हो जाता? ओपन हो जाता। बेटा इतना तो याद कर सकते हो ना? हाँ सर, इतना आपके कहने से याद कर लेंगे। अब आ जाओ, अब आराम से आ जाओ। t बराबर अनंत में सर ने क्या बताया? L है।
शुरुआत के अंदर धारा 0 है, यानी शुरुआत में शॉर्ट और अनंत पे क्या ओपन, अनंत पे क्या ओपन। आ जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, t बराबर 0 पर शून्य प्रारंभिक स्थिति के साथ प्रेरक कैसा हो जाएगा। अब देखो शुरुआत में सर ने क्या बताया, ओपन, और अंत में क्या बताया, t बराबर अनंत पे शॉर्ट। शॉर्ट यानी कि लघु सर्किट, शॉर्ट यानी कि लघु परिपथ। हाँ सर लघु परिपथ, तो आंसर लगा दो लघु परिपथ। अगर यहाँ पर इंडक्टर की जगह कैपेसिटर होता तो ओपन हो जाता। आसान है ना, आसान है। चलिए मैं एक बार वापस से बता देता हूं। अगर मुझे इंडक्टर बोलेगा, एल पूछेगा, एल में आई शुरू में कितनी है, 0, वो 0 कब होगी, जब ओपन सर्किट हो जाएगा, और अनंत पे यानी कि स्टडी स्टेट पे पहुंचेगा तो शॉर्ट हो जाएगा। बस इतना याद रख लो, मेरे कहने से इतना याद कर लो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो आओ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये क्या कह रहा है, आवृत्ति किसके अनुपातिक होती है। ठीक है, अपने को ऑप्शन क्या दिया, प्रतिरोध। सर प्रतिरोध का आवृत्ति से कोई संबंध है क्या, नहीं, प्रतिरोध का आवृत्ति से कोई संबंध नहीं है, ये तो डायरेक्ट होता है R बराबर V अपॉन I। इसमें आवृत्ति कहाँ है, नहीं है ना। ठीक है, धारिता का संबंध होता है क्या, C का संबंध नहीं होता। C का फॉर्मूला क्या होता है, या तो Q बराबर CV होगा, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, Q बटे V बराबर C। क्या यहाँ पर कोई आवृत्ति आती है, नहीं सर नहीं आती। इसके अलावा और क्या फॉर्मूला है सर, और है C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। क्या यहाँ पर कोई आवृत्ति है क्या, क्या यहाँ कोई आवृत्ति है क्या, नहीं सर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, धारिता का आवृत्ति के साथ संबंध नहीं है, प्रतिरोध का भी नहीं है। अब देखो एडमिटेंस, एडमिटेंस क्या होता है, Y, और Y बराबर क्या होता है, Y बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I। क्या इसका कोई संबंध है क्या, नहीं, इसका भी कोई संबंध नहीं है। अब मेरे पास क्या बचा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं, XL। XL बराबर क्या होता है बेटा, ओमेगा इनटू L होता है, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है सर, होती है 2 पाई f इंटू एल। हाँ इसके साथ देखो, अब यहाँ देखो XL किसके समानुपात है, L के। तो देखो अनुपातिक संबंध है क्या आवृत्ति का, हाँ सर है। ठीक है, यानी कि XL का अनुपातिक संबंध है आवृत्ति के साथ, यानी आवृत्ति बढ़ाओ XL बढ़ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कैसे करते हैं इसको बेटा, ऐसे ही प्रश्नों को आसान बनाना है अपने को। ठीक है, चलो ये लो। अब ये कह रहा है विशुद्ध, शब्दों पे गौर करो बेटा, विशुद्ध का मतलब क्या होता है, शुद्ध यानी कि प्योर। प्योर धारक यानी कि कैपेसिटर परिपथ में आवृत्ति को घटाकर मूल आवृत्ति की 1/4 कर दी, तो बताओ धारा क्या होगी। आराम से सोचो बेटा, आराम से। आई बराबर क्या लिखूंगा मैं, V बटे एक्स सी। हाँ सर लिखूंगा, एक्स सी क्यों लिखा, क्योंकि धारिता है प्योर। अब एक्स सी का मान क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। हाँ सर होता है, आराम से चलो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं। आई बराबर वी, अब देखो एक्स सी की जगह क्या लिखोगे, 1 अपॉन ओमेगा सी। हाँ सर लिखा। अब ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ क्या लिखोगे, वी ओमेगा सी लिखोगे। हाँ सर लिखेंगे। अब आ जाओ, आराम से आओ। आई बराबर वी, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ होती है। हाँ सर होती है, यहाँ लिखो 2 पाई एफ इंटू सी। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवर्ती को घटाकर 1/4 कर दिया है ना, तो यहाँ पर इसने आवर्ती को, अब नया मान इसने आई डैश मान लो, तो v को चेंज किया नहीं, 2 को चेंज किया नहीं, पाई को नहीं, f को क्या कर दिया इसने, चौथा ही कर दिया। अब मुझे ये बताओ, ये सब मिलाकर वापस से क्या बन गया, आई नहीं बन गया। हाँ सर, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, आई डैश बराबर आई बटे 4, यानी कि मैंने आवृत्ति को चौथा ही किया, तो मेरे धारा का मान भी क्या हो गया, चौथा ही हो गया। देख लो बेटा 1/4 हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, आसान, आसान बनाना है बेटा, और इसी तरह आपको प्रश्नों को हल करते हुए चलना है। ठीक है, चलो। अब ये कह रहा है एक श्रेणी आरएलसी परिपथ में अनुनाद की आवृत्ति के ऊपर क्या होगा। मेरे कहने से बस इतना सा आप याद कर लो, आ जाओ। आपको क्या याद करना है, देखो बेटा ऐसे एक ग्राफ बनाना है, बना दिया। एक उल्टा यू बना दो, बना दिया। ठीक है, श्रेणी परिपथ होता है। अब देखो जो भी श्रेणी आरएलसी अनुनाद होगा, अनुनाद क्या होता है, जो इकाई शक्ति गुणांक पर होता है। ठीक है, और क्या होता है सर, एक्सएल बराबर एक्सी होता है। ठीक है, हाँ, और सर्किट क्या होता है, प्योरली क्या होता है, रजिस्टिव होता है। ठीक है सर, अब ये मेरी अनुनाद की आवृत्ति है एफ नॉट। अब मेरे कहने से सिर्फ इतना याद कर लो, जब भी मैं जो श्रेणी अनुनाद है ना, उसमें ऊपर की तरफ जाऊंगा तो कैसा बिहेवियर उसको होगा, लैगिंग। कैसा होगा, लैगिंग।
और जब भी मैं पीछे की तरफ आऊँगा तो कैसा होगा? लीडिंग। कैसा होगा? लीडिंग, बस। और लैगिंग और लीडिंग किसके रेफरेंस में देखेंगे? धारा के रेफरेंस में। अब देखो आरएलसी परिपथ में अनुनाद के ऊपर कैसा है? कैसा बिहेवियर है? लैगिंग का। किसका? धारा का। किससे? वोल्टेज से। तो देखो आरोपित वोल्टा से पश्चिगामी, पश्चिगामी तो होगा, बिल्कुल सही है। अग्रगामी नहीं, आरोपित विभव के समांतर नहीं, ये तो धारा का होता है। शून्य नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या बनाया? मैंने एक ग्राफ बनाया। मुझे सिर्फ ये पता है कि श्रेणी के लिए ऊपर की तरफ क्या होता है, यानी रेजोनेंस के ऊपर क्या होता है? लैगिंग, पीछे क्या होता है? लीडिंग। अब देखो लैगिंग कौन? धारा। किससे? वोल्टेज से। तो लिखेंगे आरोपित वोल्टेज से पश्चिगामी। समझ गए? हाँ सर समझ गए। इतनी चीजें याद रखना और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये लो बेटा, एक श्रेणी आरएलसी परिपथ में सी की अवमूलित किया जाए। अवमूलित का मतलब कम किया जाए, तो अनुनाद आवृत्ति क्या होगी? यही पूछा है। आ जाओ आराम से, देखो आराम से। क्या पूछा है अपने को? अवमूलित किसको किया है? एफ। और अनुनाद आवृत्ति क्या होता है? एफ नॉट बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल अपॉन सी। ये होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। अब देखो बेटा, ये अनुनाद आवृत्ति में 1/2 पाई, इस एल को चेंज किया क्या इसने क्वेश्चन में? नहीं। क्या किया? इस सी के मूल्य को क्या कर दिया इसने? कम किया है। सी के मूल्य को क्या किया है? कम किया है। अब देखो इस सी के मूल्य को कम करेंगे तो बताओ ये पूरा नीचे वाला पार्ट कम हो जाएगा। अगर नीचे कम होगा तो बदले में एफ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो एफ व्युत्क्रमानुपाती है 1/सी के, है कि नहीं? है। अब इसको अवमूल्यित किया यानी कि इसको कम किया तो ये एफ बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, तो देखो बढ़ेगा। आसान? बस यही तो है, यही तो है कि हम क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करेंगे तो चीजें सब आसान हो जाएगी। आगे चलो अगला प्रश्न। ये कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? सिंपल सी बात है। ये देखो ये क्या है? प्रतिबाधा। ठीक है, ये किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी? ये परमियंस के, यानी कि प्रवेश्यता के। ठीक है, प्रवेश्यता के। अब देखो ये प्रतिबाधा और ये व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा पूछ रहा है। अब देखो प्रतिबाधा और प्रतिरोध ये तो एक ही जैसे हो गए, ये तो नहीं होगा। ठीक है बेटा, प्रतिकार्यता ये नहीं, प्रतिघात और प्रतिबाधा ये भी उल्टा हो गया। अब देखो प्रतिबाधा और प्रवेश्यता ये तो क्या करेगी? धारा को रोकेगी। ये क्या करेगी? धारा को रोकेगी, रोक। और ये प्रवेश्यता क्या करेगी? धारा को जाने देगी। तो उल्टा संबंध किससे है? प्रवेश्यता से, है ना? ये प्रतिरोध है, प्रतिबाधा है, और ये क्या है? ये क्या है? वो एडमिटेंस है, और ये क्या है? इम्पीडेंस है, और ये क्या है? एडमिटेंस है। ठीक है, यानी ये क्या करेगी? धारा को रोकेगी और ये धारा को प्रवेश करने की अनुमति देगी। बस इतना ही ध्यान रखो। ठीक है बेटा, चलिए बहुत अच्छे, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। ये लो आराम से चलो। ये कह रहा है किसी ज्यावक्रीय आगत में प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? सिंपल सी बात है, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है किसकी? अब देखो ज्यावक्रीय परिपथ है। अब इसके अंदर परिपथ के अवयव कौन से होंगे? या तो आर होगा, या एल होगा, या सी होगा, है ना? आर प्रतिरोध, आर क्या आवृत्ति पर निर्भर करता है? नहीं सर, नहीं करता। अब देखो इस ये करता है, हाँ करता है, क्योंकि ये जो एक्सल देगा ना वो देगा ओमेगा एल के बराबर। और ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ इंटू एल। तो क्या ये प्रतिक्रिया दे रहा है? क्या ये प्रतिक्रिया दे रहा है? हाँ सर, ये एल प्रतिक्रिया दे रहा है। अब देखो सी के लिए देखो, ये होता है एक्सी, और एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी, यानी कि 1/2 पाई एफ इंटू सी। क्या सर ये आवृत्ति की प्रतिक्रिया दे रहा है? हाँ, ये भी प्रतिक्रिया दे रहा है। यानी कि किसके साथ ये प्रतिक्रिया देते हैं? तो ये आवृत्ति के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है बेटा, आसान, आसान है कि नहीं? हाँ, ये यही पूछना चाह रहा है, किसी ज्यावक्रीय आकत तंत्र में प्रतिक्रिया किसके साथ होती है? तो आवृत्ति के साथ होती है। ठीक है बेटा, चलिए इसी आवृत्ति को सेट करते करते मैं एक्सल और एक्सी को बराबर बनाता हूँ, और परिपथ को क्या? रेजोनेंस सर्किट बना देता हूँ, ताकि मैं इकाई शक्ति गुणांक को प्राप्त कर लूं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलो। ये लो आसानी से। अब ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स का है, चलो यहाँ आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। एक सामान्य आधार विन्यास पे, यानी कि कॉमन बेस में, किसमें? कॉमन बेस में। ठीक है, कॉमन बेस है, इसके अंदर धारा प्रबंधन गुणांक कितना है? एल्फा। एल्फा का मान कितना दे रखा है? 0.9। ठीक है बेटा, चलो आगे। यदि उत्सर्जक धारा कितनी दे रखी है? 2 मिली एम्पियर, यानी कि मुझे उत्सर्जक, यानी कि मुझे क्या दे रखी है? एमिटर, एमिटर करंट, एमिटर करंट कितनी दे रखी है?
या करंट यानी कि IE का मान मुझे कितना दे रखा है कि मुझे दे रखा है सर 2 मिली एम्पियर, ठीक है। मुझे ज्ञात का क्या करना है? आधार IB ज्ञात करना है। मुझे ज्ञात IB करना है, आधार करंट, ठीक है। मुझे पता क्या-क्या है वो लिख दो सबसे पहले। सर मुझे ये पता है कि अल्फा बराबर होता है IC अपॉन IE, ठीक है बेटा। मुझे ये भी पता है सर बीटा बराबर होता है IC बटे IB, ठीक है बेटा, ठीक है। सर मुझे ये भी पता है कि गामा बराबर होता है IE बटे IB। अब मुझे बताओ बेटा आपको इनमें से क्या-क्या पता है? आपको अल्फा पता है और IE पता है कि नहीं? आ जाओ आराम से। मुझे IE पता है और मुझे बीटा निकालना है, तो मैं इस फ़ॉर्मूले को लाता हूँ ऊपर कि भाई तू जा, तेरा कोई काम अभी नहीं है। तो IB की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? IE बटे मैं अल्फा नहीं लिख सकता। आराम से देखो, IE बटे गामा सॉरी, IE बटे गामा नहीं लिख सकता? हाँ सर, लिख सकता हूँ। एक और मुझे क्या पता है कि गामा बराबर क्या होता है 1 प्लस बीटा, होता है कि नहीं? हाँ सर, होता है। तो लिख दो यहाँ पर IE बटे में क्या लिखूँगा मैं 1 प्लस बीटा, होता है कि नहीं? हाँ सर, होता है। होता है क्या? हाँ, होता है। अब देखो, बेटा मुझे ये भी पता है कि बीटा क्या होता है 1 से ज़्यादा मान होता है और मुझे अल्फा दिया हुआ है, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, होता है? बस इस मान को यहाँ रखो। IE बराबर देखो 1 का 1 लिखा प्लस बीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये सारी मान मुझे पता है, हाँ पता है, तो बस रख दो। देखो IB बराबर IE कितना है 2 मिली एम्पियर, ये लिखा मैंने 2 मिली एम्पियर, ठीक है बेटा, लिख दिया। अब देखो 1 प्लस अल्फा कितना है मेरे पास 0.9, 0.9 बट्टे में 1 माइनस अल्फा यानी 1 माइनस 0.9। बोलो बेटा यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। आगे चलो, फिर से क्या लिखूंगा मैं 2 मिली एम्पियर लिखा। फिर देखो यहाँ पे लिखूंगा 1 प्लस ये कितना है 0.9। अब मुझे बताओ एक में से 0.9 गया तो कितना बचा 0.1, 0.1, ठीक है बेटा, ये लो 0.1, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा और ऊपर क्या बच गया 9। तो आंसर कितना आया? ये देखो 10 मिली एम्पियर बटे देखो 9 और 1 कितना होता है 10। अब देखो 2/10 को मैं क्या लिखता हूँ 0.1, तो क्या हो जाएगा 0.2 मिली एम्पियर मेरा आंसर हो जाएगा। 0.2 मिली एम्पियर मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए बेटा? तो देखो पॉइंट ये मिली है, ये एम है, छोटा है ना, छोटा है। तो देखो 0.2 मिली एम्पियर मेरा आसान है, आराम से देखो न्यूमेरिकल है। यानी कि मैंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले मैंने लिखा मेरे को दिया हुआ क्या है अल्फा, ये रहा, और मुझे क्या दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर दिया हुआ है। मुझे IB पूछा है, मुझे पता है वो लिख दिया IC अपॉन IE, ये सब मुझे पता है। मुझे अब IB निकालना है, तो मैंने IB को लिखा IE अपॉन गामा। गामा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस बीटा, बीटा से मैंने अल्फा लिखा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा और मान ज्ञात कर लिया 0.2 मिली एम्पियर। देखो 2/10 है तो 0.2, आसान है ना? बस इसी तरह से बेटा आपको हर क्वेश्चन को करना है, यकीन मानिए पेपर आपके मुट्ठी में होगा, ठीक है? और आप विजय का पताका फहरा के आएंगे, ठीक है? चलो आगे, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये लो, आराम से करो। ये कह रहा है एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति को 1/4 कमी कर दिया जाए तो विद्युत धारा क्या होगी? अपने को क्या पता है वो लिखो। सर मेरे को ये पता है I बराबर क्या होता है V बटे XC, होता है सर? हाँ। सर मुझे ये भी पता है कि XC बराबर क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C, हाँ ये भी पता है, तो लिखो V बटे 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है? आ जाओ। अब I बराबर ये V छोड़ दो, ये ओमेगा C जाएगा ऊपर, ओमेगा C चला गया ऊपर। अब सर मुझे ये भी पता है कि ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ, ओमेगा को वैल्यू को लिख सकता हूँ 2 पाई f, तो लिख दो 2 पाई f। अब मैंने क्या किया, आवर्ती को 1/4 कम कर दिया, तो आवर्ती को तो मैं I डैश यानी कि नया मान लिख रहा हूँ, तो V चेंज किया नहीं, C नहीं, 2 पाई नहीं, बस मैंने f को क्या लिख दिया, चौथाई कम कर दिया। गया कि नहीं? हाँ किया। अब गौर से देखो बेटा ये V ओमेगा C ये इसके बराबर है कि नहीं? हाँ, तो इसकी जगह मैं वापस क्या लिख दूंगा I/4। तो बताओ मेरी धारा चौथाई कम हो गई कि नहीं हुई? हाँ सर, धोराई धारा जो है वो आपकी 4 गुना कम हो गई। समझ गए? आसान, आसान है। कुछ नहीं किया, मैंने वैल्यू रखी, F को चौथाई कम करने का बोला, मैंने चौथाई कम की, तो मेरा धारा का मान भी चौथाई कम हो गया। बस, ठीक है? चलो आगे। ये देखो आपके यूपी में आया हुआ है प्रश्न। अगला। आराम से करो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, आजकल विद्युत ऊर्जा को किस रूप में उत्पन्न पारेषित और किया जाता है?
एक चीज़ मुझे ध्यान रखो बेटा, चाहे आपको पूछेगा कि जो डीसी पारेषण होता है ना, वो किसमें किया जाता है? वो भी एसी में किया जाता है। डीसी का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें किया जाता है? वो भी एसी में किया जाता है। एसी का पारेषण भी एसी में किया जाता है। यानी कि मुझे भेजना है, तो मुझे सिर्फ़ प्रत्यावर्ती धारा ही चाहिएगी, ठीक है? यहाँ तक कि जो मेरा कम्यूटेटर बनाता है, वो भी एसी ही बनाता है। ठीक है बेटा? चलिए, तो यहाँ पर आजकल विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न पारेषित किस में किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में करते हैं, डिस्ट में नहीं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज नहीं, धारा। ठीक है? तो प्रत्यावर्ती देखो धारा भी है, वोल्टेज भी है। क्या लगाओगे? प्रत्यावर्ती वोल्टेज, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे चलो, आगे चलो। ये लो। अब ये कह रहा है कि सभी मानक एसी मीटर क्या इंगित करते हैं? मुझे बताओ। एसी मीटर है, 2 मीटर होते हैं। एक होते हैं एसी और एक होते हैं डीसी। डीसी हमेशा क्या देते हैं? औसत मान देते हैं। बहुत अच्छा। और एसी हमेशा क्या देते हैं? आरएमएस मान देते हैं, जिसको ये बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। यही कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। तो देखो वर्गमूल का औसत मान, ठीक है? इसी को कहते हैं। शिखर नहीं देते, औसत तो डीसी देते हैं और ये अधिकतम नहीं। सही हो गया? हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आगे चलते हैं। ये लो आगे, अगला प्रश्न। ये कह रहा है समान प्रतिरोधक के माध्यम से प्रभावित होने वाले उस प्रत्यावर्ती एसी मान को क्या होगा जो डीसी के बराबर होगा। ये बेटा आरएमएस की परिभाषा है। इसको याद कर लो, इसको याद कर लो कि भाई जो डीसी होगा ना उसके लिए आई स्क्वायर आर का जो मान होगा वो एसी के बराबर होगा। बेटा ये वर्ग माध्य मूल की परिभाषा होती है। ठीक है, चलिए ज्यादा समय खर्च नहीं करेंगे इसमें और आगे बढ़ेंगे। ये लो, चलो बेटा। अब ये कह रहा है परिमाण और दिशा के को निरूपित करने के लिए प्रत्यावर्ती धाराओं और वोल्टताओं को तीर बनाने से सीधी रेखा से दर्शाया जाता है। तो इस निरूपण को क्या बोलते हैं? बेटा इसी को बोलते हैं सदिश राशियां। सदिश की परिभाषा क्या होती है? सदिश राशि क्या होती है? सदिश यानी कि दिशा के साथ, यानी कि दिशा के साथ। तो दिशा के साथ ही तो होती है, जब भी तो हम बोलते हैं कि भाई ये ए है इस तरफ, यानी कि ए इस दिशा में बल लगाता है। और कार्य के लिए नहीं बोलते एफ इंटू डी कॉस थीटा, यानी कार्य तब होगा जब बल और बल की दिशा में विस्थापन होता है। तो ये जो तीर का निशान है ना साथियों, ये सदिश को बताता है, सदिश को, स्पंदन को नहीं, इसको नहीं। नहीं, ठीक है, समझ गए? और जो पल पल बदलता है उसे बोलते हैं प्रतिपल आवृत्ति या फिर आरएमएस। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो इसका आंसर क्या है? सदिश। चलो बहुत अच्छा, अच्छे से मैं कर सकता हूं तो आप भी इस स्पीड में कर सकते हो। आओ। खाली जगह के रूप में भिन्न भिन्न प्रत्यावर्ती मात्रा को फेज रूप में व्यक्त किया जाता है। बताओ किसके रूप में करोगे? त्रिकोण के रूप में या वृत्तीय रूप में या वक्रीय या आयताकार? क्या बोल रहा है? भिन्न प्रत्यावर्ती मात्राओं को। मुझे बताओ ये जो फेज होते हैं ना आपके आर वाई बी, जो आप ऐसे लिखते हो ये मेरा आर है, फिर 120 के बाद ये मेरा बी है, ये मेरा y है। ऐसे ही करते हो ना आर वाई और बी। ये कैसे करते हो? इसको फिक्स करके अधिकतम मान तक लाते हो तो मेरा फेस क्रम हो जाएगा आर वाई बी, है ना? ये कौन सा रोटेटिंग पार्ट देता है? तो सर ये प्रत्यावर्ती मान देता है, प्रत्यावर्ती देता है। ठीक है, इस तरह से ये घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, इससे ही मशीनें बनती है ना? चलो बहुत अच्छा। ये लो, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रचालन प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से संबंधित नहीं है? देखो बेटा वर्ग माध्यम मूल तो होता है, वर्ग माध्यम मूल तो एसी ही देता है। ठीक है, तो ये तो होगा। आकृति फॉर्म फैक्टर बिल्कुल होता है। इस फॉर्म फैक्टर की डेफिनेशन देखो, फॉर्म फैक्टर जो होता है ना, फॉर्म फैक्टर वो क्या होता है बेटा? वो होता है आरएमएस बटे में एवरेज, है ना? फॉर्म फैक्टर क्या होता है? आरएमएस बटे में एवरेज। तो ये तो दे देगा क्योंकि इसमें देखो आरएमएस आ रहा है, तो ये भी करेगा। ये क्या है? ये क्या है? उत्कर्ष या कल्टीवेशन ऑफ फैक्टर ऑफ वेव? नहीं, ये नहीं होता। ठीक है, पीक फैक्टर कहते हैं इसको, वीएम। ये औसत मान देता है। और शिखर से शिखर, पीक टू पीक, ये तो होता है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया? सी। कौन सा नहीं पूछा है? ठीक है, ये आपके यूपीपीसीएल में पूछा गया था प्रश्न। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलो। ये लो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 24 वोल्ट और धारा के वर्ग माध्य मूल के गुणनफल को क्या बोलते हैं? बहुत अच्छे। वोल्टता और धारा के वर्ग माध्य मूल के गुणनफल को क्या बोलते हैं? ठीक है, अच्छा। तो ये पूछ रहा है, देखो धारा और वोल्टता और वर्ग माध्य मूल, ठीक है, यानी कि वी आरएमएस और ये क्या है? आई आरएमएस। अब मुझे बताओ इसका गुणनफल क्या कहलाएगा? सर ये आभासी शक्ति है, कुल शक्ति है। क्या है? कुल शक्ति। इसको क्या बोलूंगा? आभासी शक्ति।
या फिर मैं क्या बोलूँगा कुल शक्ति जो है ना परिपथ की वो Vrms और Irms होती है। अब यहाँ से वास्तविक शक्ति भी बताओ कितनी होती है? वास्तविक शक्ति अगर एक फेज़ है तो, अगर सिंगल फेज़ है तो बताओ वास्तविक शक्ति कितनी होगी वास्तविक शक्ति? तो वो क्या हो जाएगी Vrms Irms इनटू कॉस फाई। बहुत अच्छा। अगर बताओ इसकी ये प्रतिक्रिया शक्ति के बारे में पूछे, प्रतिक्रिया शक्ति के बारे में पूछे जो कि इंडक्टर और कैपेसिटेंस के कारण होती है, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी Vrms Irms साइन फाई। समझ गए? तो अगर ये वर्ग मूल्य इस वर्ग माध्य मूल के गुणनफल का पूछ रहा है तो ये कौन सी हो जाएगी? आभासी शक्ति। अगर सक्रिय का पूछता तो ये हो जाती वास्तविक, और अगर प्रतिघाती पूछता तो ये हो जाती। ठीक है? अब देख लो आराम से। चलो साथियों, समय को बिल्कुल खर्च नहीं करना है, फटाफट से चलो, जल्दी से चलो। ये लो। ये क्या कह रहा है? एक ज्या या साइन वेव में प्रत्यावर्तन की विस्तृति क्या होती है? मतलब ये एक्सपांड किस तरह से होता है वो देख रहा है। मुझे बताओ ये साइन वेव नहीं है? हाँ, साइन वेव नहीं है। अब देखो साइन वेव जो ये पूरा चक्र होगा, वो कितना होगा? 180, ये 0, ये पाई, ये 360 होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। अब ये क्या कह रहा है? एक तरंग का 1/4 90 डिग्री होता है। तो बेटा इस 90 से आप बता सकते हो क्या कि ये प्रत्यावर्ती धारा है? ये ऐसी भी तो हो सकती है। ऐसी भी तो हो सकती है। तो क्या ये प्रत्यावर्ती है क्या? नहीं बेटा ये नहीं है। तो ये नहीं। आधा जो है वो 180 पर होता है। बिल्कुल। आधा जो है वो 180 है। इससे मैं बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसका औसत मान कितना होता है 0। इसलिए मैं कोई भी कैलकुलेशन करता हूँ तो 180 डिग्री पे करता हूँ। तो इससे मैं बता सकता हूँ। इससे फिर 90 डिग्री पे नहीं बता सकता, और पूर्ण चक्र पर मैं तुलना नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि औसत मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है? चलो। तो मेरा बेटा इस तरह से आंसर हो गया बी। आगे चलो। आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है एक एसी परिपथ में ज्यावक्रीय या साइनोसॉइडल का आरएमएस मान और किसके बराबर होता है? आराम से देखो, आराम से। देखो, ये मेरी क्या है? एक साइनोसॉइडल तरंग है। हाँ सर, ये मेरी साइनोसॉइडल तरंग है। ये क्या है? 0 और ये पाई। ये मान क्या है? ये मान क्या है? सर ये मेरा अधिकतम मान है। ठीक है। अधिकतम मान है। यहाँ पर पावर भी क्या है? अधिकतम। अब एक टर्म आती है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी आती है। अब मान लो यहाँ पर मेरी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा यहाँ पर पावर कितनी है? P/2। बिल्कुल सही है सर। तो P/2 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? I²R। हाँ सर मैं लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकता हूँ। यानी कि इस हाफ पावर पे मेरा ये प्रतिरोध भी आधा होगा और ये भी हिस्सा मेरा आधा होगा, और ये आधा कैसे होगा? I/√2 पे। I/√2 पे। देखो आराम से देखो, तभी तो ये मेरी पावर आधी हो पाएगी। हाँ सर। तो यानी कि यहाँ पर मेरी धारा का मान कितना हो जाएगा? I/√2। हाँ सर, I/√2 होगा। अब ये क्या पूछ रहा है अपने को? ये बताओ इसका कोण कितना है? तो मुझे बताओ कोण जो होता है cos थीटा बराबर कितना है? 1/√2। 1/√2। तो मुझे बताओ √2 किसका मान होता है? cos के किस मान के लिए √2 होता है? तो आप बोलोगे cos 45 का मान जो होता है वो मेरा क्या होता है? 1/√2। तो बस यहाँ रख दो। तो मैं कहूँगा cos थीटा बराबर cos ऑफ 45। तो यहाँ से cos cos कट जाएगा और थीटा का मान कितना हो जाएगा? 45 पर क्या क्या प्राप्त होता है? RMS मान प्राप्त होता है। देखो बेटा, यही तो पूछना चाह रहा है। 45 पे RMS मान प्राप्त होता है। समझ में आया? बेटा इसी स्पीड से आपको एग्जाम में प्रश्नों को हल करना है। ठीक है? चलो। अब ये कह रहा है किसी तरंग रूप द्वारा एक पूरे साइकिल द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है ना? सबसे पहले तो मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो मैं ये चित्र बना देता हूँ। ये लो, मेरे को चित्र बना दिया। ठीक है? बना दिया। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो ये देखो, एक पूरे साइकिल में, तो मुझे बताओ ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये मेरी वेवलेंथ नहीं कहलाई? ये देखो 0 से 0 आ गया। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ ले लूँ, तो देखो ये मेरा ऊपरी बिंदु से ऊपरी बिंदु, तो ये भी तो मेरी दूरी क्या है? वापस वहां से चला और वहां पे आ गया। तो ये पूरा तरंग रूप क्या कहलाता है? तरंग दैर्घ्य कहलाता है। जहां श्रृंग से श्रृंग तक की दूरी या गर्त से गर्त तक की दूरी ली जाती है, वो पूरी साइकिल क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है बेटा? हाँ सर, v क्या होता है? v बराबर होता है बेटा n लैम्डा। ठीक है? ये अभी इसमें नहीं है। ठीक है? ओके। तो आंसर मेरा क्या हो गया? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? किसी के भी उच्चतम मान से आगे वाले उच्चतम मान के बीच की स्पष्ट दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आओ, ये लो बेटा, आसान सा प्रश्न है। देखो सबसे पहले प्रश्न पढ़ना सीखो। 150 हर्ट्ज है आवृत्ति वाली ज्यावक्रीय तरंग साइनोसॉइडल की काल अवधि कितनी है?
मुझे क्या पता है? सर मुझे ये पता है कि मेरी आवृत्ति जो होती है, वो मेरे आवर्तकाल के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। मुझे क्या चाहिए? आवर्तकाल। मुझे दिया हुआ क्या है? आवृत्ति। तो मैं इसको नीचे भेज दूँ, भाई साहब तू नीचे आ जा प्लीज़। ये आ गया नीचे। कितना अच्छा लड़का है ना? अब देखो 1 बटा मुझे क्या दिया हुआ है? 150 हर्ट्ज़ तो लिख दिया 150 हर्ट्ज़। सर अब मैं इसको हल कैसे करूँ? तो रुको मैं बताता हूँ बेटा कैसे करना है। आराम से। देखो क्या करोगे? देखो ये 150 है। हाँ, 150 है। ऊपर कुछ है क्या? नहीं सर ऊपर कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा दूँ? हाँ, लगा दूँ। जैसे ही मैं पॉइंट लगाऊँगा तो एक यहाँ पे एक ज़ीरो लग जाएगा। देखो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे और अच्छे से समझाता हूँ। देखो ये 1/50 है, ये क्या है 150 है, ठीक है? देखो आराम से चलना है ना, आराम से। अब इसको सॉल्व करने का मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है? कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखो t बराबर ये क्या है 150 बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें से मैं 100 कॉमन ले सकता हूँ 100 ये 150 रुपए इसमें से मैंने 100 रुपए ले लिए, ये ले लिए। तो अंदर क्या बच गया 1.5 बचा कि नहीं? बचा कि नहीं 1.5 हाँ सर बच गया ठीक है इतना समझ में आया हाँ इतना समझ में आ गया बस इतना तो बहुत है इस पॉइंट को उड़ाया तो ऊपर 10 आ गया हाँ सर आ गया अब देखो बेटा इसको 5 की टेबल से आप काट सकते हो 5 दूना 10 और 5 तिया 15 है ना इंटू 100 इतना लिख सकते हो हाँ सर देखो बेटा 2/3 एक परिवार में 3 बच्चे हैं तो एक को अगर 1/3 मिलता है दूसरे को भी 1/3 यानी 2/3 इसको क्या बोलते हैं 0.66 क्या बोलते हैं 0.66 तो f बराबर क्या हो जाएगा 0.66 बट्टे में नीचे क्या है 100 अब देखो बेटा ये 100 है तो 100 का मतलब क्या है आगे की तरफ मुझे क्या लगाने पड़ेंगे 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0.0066 क्या हो जाएगा क्या निकालनी है यहाँ पे टी तो मतलब सेकंड तो देखो बेटा ये मेरा आंसर हो गया आसान ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है देखो काटाकुटी नहीं करनी है और आराम से आपको काम करना है ठीक है बेटा चलिए आगे चलो ये रहा अगला प्रश्न आवर्ती का व्युत्क्रम क्या होता है अभी बताया आवर्ती का व्युत्क्रम क्या होता है आवर्तकाल होता है समयावधि होता है बिल्कुल सही है चलो अगला कह रहा है कि यदि आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और तृतीय हार्मोनिक सन्नादी क्या बोलते हैं बेटा हार्मोनिक करते हैं क्या कहते हैं हार्मोनिक अब देखो क्या होगी आराम से देखो जब भी आपको बोला जाए ना एनवी हार्मोनिक पर आवृत्ति एनवी हार्मोनिक पर मुझे क्या निकालनी है आवृत्ति तो कुछ भी मत करो आवृत्ति निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ एन इंटू एफ नॉट कर दो बस और कुछ नहीं अगर ये बोलेगा तृतीय हार्मोनिक यानी कि तीसरी सन्नार्थी निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा 3 इंटू एफ कितना दिया हुआ है मूल कितनी दी रही है 50 तो क्या हो जाएगा 150 अगर ये यहाँ पे पूछ लेता कि बताओ पांचवी सन्नाथी कितनी हो जाएगी यानी पांचवी हार्मोनिक कितनी हो जाएगी तो मैं कहूंगा 5 इंटू 50 बराबर कितनी हो जाएगी 250 अगर मुझे बोलेगा सातवीं कितनी हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा 7 इंटू 50 कर दूंगा ठीक है बेटा हाँ सर ठीक है इस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है ठीक है बस आसान है कोई दिक्कत नहीं है मैं इस स्पीड से कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो चलिए आओ ये कह रहा है एसी आपूर्ति में प्रति सेकंड संख्या कितनी होगी सिंपल सी बात है वही एफ बराबर क्या होता है 1/t क्या पूछ रहा है प्रति सेकंड चक्रों की संख्या ये रहा प्रति सेकंड टी की इकाई क्या होती है सेकंड ये देखो 1/सेकंड तो 1/सेकंड में जितने ये चक्र काटे हैं ना इसी को तो बोलता हूँ आवृत्ति तो ये इस आवृत्ति के बराबर होती है बस ये आवृत्ति होगी खत्म चलिए आगे चलते हैं अगला ये लो फटाफट से अगला प्रश्न ये कह रहा है आवर्ती प्रत्यावर्ती मात्रा के किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है अभी मैंने पढ़ा है आवर्ती आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है समयावधि के व्युत्क्रमानुपाती होता है आगे चलो अगला इसी स्पीड में करना है बेटा आपको भी ये कह रहा है यदि जायत तरंग की अवधि 1/2 मीटर प्रति 1/2 मिली सेकेंड है देखो आराम से पढ़ना है 1/2 मिली सेकेंड है तो आवृत्ति का हर्ट्ज निकालना है आवृत्ति देखो तो f बराबर 1/t हाँ सर f बराबर 1/t f बराबर t का मान कितना दे रखा है 1/2 मिली सेकेंड बेटा ऐसे ही लिखना जल्दबाजी मत करना इंटू 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा मिली है देखो मिली को क्या लिखता है 10 की घात -3 ये रही 10 की घात -3 और यहाँ क्या हो जाएगा हर्ट्ज बेटा ऐसे ही लिखना जल्दबाजी मत करना तो f बराबर देखो बेटा ये 10 की घात -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की घात +3 बिल्कुल सही है सर ये 2 ऊपर जाके 2 हो गया
यहाँ पे क्या आ गया हर्ट्ज। अब देखो F बराबर 2 इंटू 3 पावर यानी कि 3 जीरो, ये आ गया 2000 हर्ट्ज। आ गया आसान। बेटा ऐसे ही सॉल्व करना, जल्दबाजी मत करना, 1 मिनट के चक्कर में 1 नंबर गँवा दोगे, और 1 नंबर गँवाने का मतलब क्या होता है पता है आपको? हज़ारों विद्यार्थियों से पीछे हो जाना, ठीक है? 1 सेकंड का मतलब है अपना। चलिए आओ आगे आओ, ये लो। ये क्या कह रहा है? 60 हर्ट्ज आवृत्ति तंत्र का आवर्तकाल कितना है? आवर्ती आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है? हाँ सर। तो T बराबर क्या होता है? इस तरह से F नीचे लाऊँगा तो 1 अपॉन F हो जाएगा? हाँ सर। ये कितना हो जाएगा? 1/60। ये देखो बेटा 60। अब इसको सॉल्व कैसे करूँ सर? अभी देखो बेटा मैं आराम से बताता हूँ सॉल्व कैसे करते हैं। आराम से देखो, ये क्या है? 1/6 इंटू 10। हाँ सर 1/6 इंटू 10 है कि नहीं? हाँ। अब देखो आराम से, ये देखो 1/6 गणित का सूत्र पढ़ा है आपने? 1/6 देखो। जब कुछ नहीं होता तो भाग टूट जाता है और 1 आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? हाँ सर। तो देखो 6 एकम 6, पीछे बचेगा 4, ये फिर 6 बार चला जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 6 चंग 6 6 चंग 36 यानी कि 0.16 अब देखो बेटा, इसका आंसर कितना हो गया? 0.16 और नीचे क्या है? 10 है। अब मुझे बताओ, एक 10 है यानी कि एक और आगे जीरो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या, या फिर ऐसे समझो, इस पॉइंट को हटाया तो नीचे कितना आ गया? 2 जीरो। अब देखो यहाँ 16 है, 1 2 और 3, 3 जीरो यानी कि 3 संख्या के आगे 1 2 और ये 3 संख्या के आगे पॉइंट लगा दो। लगा दिया आपने? हाँ सर लगा दिया। अभी देखो, या फिर ऐसे नहीं करके अपने को ऐसे ऐसे दिया हुआ है ना मिली में, तो हम मिली में निकाल देते हैं। देखो ये क्या हो गया? 16। हाँ सर 16। ये देखो 10 की घात 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 की घात -3 होगा? हाँ सर होगा। अब देखो बेटा, ये हो गया 16 मिली सेकंड। बताओ बेटा 16 मिली सेकंड किसके पास है? ये रही आंसर। देखो आराम से हो रहा है ना? बेटा ऐसे ही आपको करना है। बिल्कुल, वहाँ सोच समझ के कैलकुलेशन जैसा सर बता रहे हैं वैसा आपको करनी है। ठीक है बेटा? चलिए आगे, आगे चलो। ये लो। ये कह रहा है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि कितनी होगी? मुझे पता है T बराबर क्या होता है? 1 अपॉन F। हाँ सर होता है। T बराबर जितनी प्रैक्टिस कर सको कर लो। ये हो जाएगा 1 अपॉन 50 हो गया? बेटा अब मुझे इसको सॉल्व करना है। जल्दबाजी मत करना। देखो मैं कैसे कराता हूँ। ये 50 है, मुझे पता है 50 दूनी क्या होता है? 100 होता है। तो इसको देखो प्यार से 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से करो। कर दिया? हाँ सर कर दिया। ये देखा बेटा 2 हो गया और नीचे क्या हुआ? 100 हो गया। अब जब भी नीचे 100 है, यानी कि मुझे ऊपर 2 जीरो के बराबर संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो देखो बेटा ये टी, तो ये क्या हुआ? 2 तो है मेरे पास लेकिन जीरो कितना है? 2। तो मुझे 1 और जीरो लगा के यहाँ क्या लगा देना? पॉइंट लगा देना। ठीक है? अब देखो, अब अपने को यहाँ पे मिली सेकंड में दिया हुआ है, तो अभी ये करने की अपने को ज़रूरत नहीं। आप क्या करोगे? देखो बेटा, ये t बराबर, ये 2 लिया, ये 10 की घात 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 की घात -2 हुआ, लेकिन अपने को वैल्यू किस में दी हुई है? मिली में दी हुई है, और मिली कितनी होती है? 10 की घात -3। ठीक है? देखो आंसर तो आ गया है, लेकिन अभी मैं पहुँचा रहा हूँ आपको। देखो, ये 2 चॉकलेट है, मुझे 3 चॉकलेट तक पहुँचना है, तो 1 चॉकलेट और दे दो। ये लो 10 की घात -1, जिससे गुणा किया उससे भाग भी दे दो कोई दिक्कत नहीं। तो t बराबर क्या हो जाएगा? ये देखो बेटा 2 की घात कितना हो जाएगा? 10 की घात -3 और 10 की घात -1। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। अब देखो बेटा, ये क्या हुआ? मिली, ये क्या है? मिली। ये कितना है? 2 मिली एम्पियर, और नीचे कितना है? 10 की घात -1। बेटा 10 की घात -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सर प्लस का 1 इंटू 10 मिली सेकंड। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ गया? 20 मिली एमपी, 20 मिली सेकंड, 20 मिली सेकंड। ठीक है बेटा? 20 मिली सेकंड। और वैसे आप यहाँ पे भी देख सकते थे, 2 आ गया तो 2 देखते ही आंसर लगा देते। ठीक है? 2 देखते ही आप आंसर लगा सकते थे। चलिए, समझ में आ गया? इस तरह से आराम से पेपर को सॉल्व करना है। आराम से देखो, आपके यूपीपीसीएल का प्रश्न है। ये लो बेटा, अगला प्रश्न ये बोल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए अधिकतम मान k कितना होगा? प्रत्यावर्ती धारा के लिए अधिकतम मान कितना होगा? तो कितना होगा? जल्दी से सोच के बताओ। देखो, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान क्या दे रखा है मुझे? k दे रखा है। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन था? प्रत्यावर्ती धारा AC का अधिकतम मान k क्या होगा? ये क्या क्वेश्चन था? क्या रहेगा? नहीं 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 बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सही करो। प्रत्यावर्ती परिपथ का अधिकतम मान k क्या होगा? ये क्वेश्चन है। ये नहीं है बेटा, ये है। ये क्वेश्चन ये होगा देखो।
प्रत्यावर्ती धारा AC का अधिकतम मान यदि K है तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? बेटा ये क्वेश्चन करो, क्या होगा? ये क्वेश्चन एक्चुअली मिसप्रिंट है ना? ठीक है, ध्यान रखना। तो अपना क्या आंसर हो जाएगा? देखो आराम से। अपने को क्या दिया हुआ? अधिकतम मान Vm, ठीक है सर। और Vrms निकालना है। Vrms के लिए 2 चीजें हमेशा ध्यान रखो बेटा। अगर Vrms पूछे तो क्या लगाओगे? 0.707 इंटू Vm, ठीक है। और अगर मुझे V एवरेज यानी कि औसत मान पूछे, क्या पूछे? औसत मान। ये तो क्या है? औसत। और ये क्या है? वर्ग माध्य मूल मान। तो ये कितना हो जाएगा? 0.637, है ना? ये ध्यान रखना बेटा, ये 2 चीजें कंफ्यूज करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.50 Vm, ये भी Vm कर दो, इंटू Vm, ठीक है बेटा? इस तरह से ये वर्ग माध्य मूल मान पूछ रहा है, ठीक है? तो हमने को ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है यदि तरंग का शिखर मान Vpk है तो वर्ग माध्य मूल क्या है? अभी मैंने बताया, अभी क्या बताया सर आपने कि अगर किसी का Vpk ये दे रखा है तो मुझे, ये कौन सी तरंग है? वर्ग तरंग है। और ये जो वर्ग तरंग जो होगी ना, वर्ग तरंग, उसके लिए, वर्ग तरंग के लिए चाहे मुझे तरंग के लिए चाहे अधिकतम मान पूछे, चाहे मुझे औसत मान पूछे, चाहे मुझे वर्ग माध्य मूल मान पूछे, ये सारे जो मान है ना, ये सब क्या होते हैं? जो Vp ही होता है, ठीक है? तो अगर ये अधिकतम मान Vp है तो कुछ भी पूछे वर्ग के तरंग के लिए तो उसका मान सदैव क्या होता है? Vpk होता है, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे बेटा। आओ अगला, ये लो 40वां प्रश्न। आसान सा प्रश्न है, देखो अभी उड़ाते हैं। यदि AC वोल्टेज का अधिकतम मान कितना है? 340, तो मुझे क्या कहे? प्रभावी मान। आपको पता है, आपने हमेशा पढ़ा है कि प्रभावी मान क्या होता है? RMS मान होता है। और देखो, तो मैं कह सकता हूं Vrms का मान कितना होता है? सर अभी आपने बताया 0.707 इंटू क्या बताया? 340। बेटा 340 से इसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो 340 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आएगा? अभी देख लेते हैं। सर 70 की जगह मैं 7 लिख दूं? लिख दो। 0 इंटू 0। अब देखो 7 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? 7 से। तो देखो ये 0 है तो यहाँ 0 लिख दो पहले ही, कोई दिक्कत नहीं। 7 चौका 28 का 8 2 7 या 21 22 23 21 22 23। तो देखो मेरा आंसर कितना आ गया? 228। देखो 228 के पास कौन सा है? ये रहा बेटा 240 आंसर, ठीक है? 0.707 पूरा नहीं लिखना, 0.70 करके भी आप मल्टीप्लाई करके निकाल लो, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलो, आगे चलो, ये लो। आसान सा प्रश्न है, अभी कराया है। यदि किसी चालक कंडक्टर के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह अधिकतम 10 है तो प्रभावी मान, अभी बताया है प्रभावी मान किसको कहते हैं? RMS मान को कहते हैं। और RMS मान जो होता है वो कितना होता है? वो 0.707 ऑफ गिवन वैल्यू यानी कि Vm होता है। तो सर देखो 0.707 कितना दे रखा है अपने को? 10। क्या दे रखा है? 10। तो ये 0 उठ जाएगा। हाँ सर 0 उठ जाएगा। तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा? 0.7, एक 0 हट गया और यहाँ पे आ जाएगा 7.07। ये देखो बेटा, आ गया? आ गया? बस इसी तरह से आपको प्रश्नों को हल करते हुए चलना है और अपनी मंजिल को पा लेना है। चलो ये लो, ये देखो भाई साहब इतना भारी प्रश्न है। चलिए करते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो इस तरह के ये प्रश्न क्यों दिया है आपको पता है? ताकि आप में से ज्यादातर लोग छोड़ के भाग जाए। चलो मैं समझाता हूँ। ये क्या कह रहा है देखो आपको, ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है देखो, उस आवधिक वोल्टा RMS का मान ज्ञात करो जो कि समान समय अंतराल के लिए इतने मान के साथ अगले मान को बदलते हैं। देखो क्या है? 0 5 10 20 50 60। एकदम गौर से देखो, जो धनात्मक मान है वही ऋणात्मक मान भी है। हाँ सर। और कुछ ना कुछ मान ऐसा है जो एवरेज के पास आ रहा है, ठीक है? बेटा यहाँ पे वो कैलकुलेशन कराना नहीं चाहता है, वो आपको पता करना चाहता है। इसको मतलब पता है क्या? आ जाओ। ये क्या कह रहा है? ये RMS, Vrms वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? सर एक मान दे रखा होगा, उसका वर्ग करेंगे, उसका मूल लेंगे और उसका औसत कर देंगे। होगा? एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मान लो मेरा एक मान 2 है, 2 नहीं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मान लो एक मेरा मान 4 दे रखा है, ठीक है? अब मैंने वर्ग माध्य मूल मान लिया। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, बिल्कुल सही है। संख्या कितनी है? 1। संख्या कितनी है? 1। उसका वर्ग माध्य मूल मान,
तो क्या हो जाएगा 4। देखो बेटा वापस वही नहीं आ गया। सर कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहा हूँ, अब ये कब था जब एक संख्या दे रखी थी। अब यहाँ पर देखो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएँ दे रखी है। दरअसल बेटा इस तरह के प्रश्नों में जो इनके जो बीच का मान होता है एवरेज वो आंसर होता है। अब देखो क्या ये 3 बीच का मान है क्या? 3 तो बहुत दूर है बेटा देखो 50-60 है, तो ये तो नहीं हो सकता। ये भी बहुत छोटा है। अब देखो 31 और 53, 53 तो देखो बेटा अधिकतम के पास है, तो आंसर कितना हो जाएगा 31.5। वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपको इसका मतलब पता है क्या? वीएम स्क्वायर बाय 2 रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। समझ गए ना? हाँ सर समझ गए, समझ गए। तो इस तरह के प्रश्नों में क्या निकाला जाता है? औसत। क्या निकाला जाता है? औसत। क्योंकि उसको भी पता है कि इतनी बड़ी संख्या को वो सॉल्व नहीं करेगा। आपको मिलता क्या है सॉल्व करने के लिए? 25 सेकंड, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलो, आगे चलो। ये लो। ये कह रहा है यदि एसी वोल्टा का अधिकतम मान 440 है तो उसका औसत मान। सर ने अभी क्या बताया? ये बताया कि अगर आरएमएस मान निकालना हो तो 0.707 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। किसको? वीएम सो। अगर मुझे औसत मान या आरएमएस औसत मान या एवरेज मान चाहिए तो मैं क्या कर देता हूँ? 0.67 से 0.637 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मुझे पूछा क्या है इसने? औसत मान पूछा है। तो क्या वैल्यू है? 440। तो मैं क्या करूँगा? 0.67 को क्या करूँगा? 63 लिख देता हूँ बस। इंटू 440 से क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा और मेरा आंसर ले आऊँगा। देखो, आराम से देखो बेटा क्या करना है। इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? इसको 6 से करके देख लेता हूँ। अब देखो इसको मुझे और अच्छे से बनाना है तो कैसे करूँगा? 0 को उड़ाया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है? 63 और 44, 63 और 44। देखो बेटा इसको करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। गंदगी नहीं करनी है बिल्कुल ही एग्जाम में। ये हो गया 63 इंटू मैं इसको 4 इंटू 11 लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकता हूँ। 4 तिया 12, 4 छिंग 24 और 1 25 होता है ना? हाँ होता है। अब देखो बेटा किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो करना नहीं है, करना नहीं है। देखो बेटा 10 का करोगे तो 2000 2500 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, 25 से थोड़ा ज्यादा आएगा। देखो बेटा 25 से ज्यादा क्या है? अभी करना पड़ेगा क्योंकि 2 वैल्यू है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। अब देखो बेटा जब भी 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो कैसे करते हैं? सबसे पहले ये 2 लिखो, फिर 2 और 5 को जोड़ो तो 7, फिर 5 और 2 को जोड़ो तो 7 और फिर 2 को करो तो 2। ठीक है बेटा? और नीचे क्या है? 10 है। नीचे क्या है? 10 ये रहा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 277.2। देखो फटाफट किसमें लगा दो आंसर। समझ गए? बिल्कुल गंदगी नहीं करनी है एग्जाम में और एकदम आसान से करते-करते आपको मैथ्स में पढ़ाते ही है, आराम से उसको कैलकुलेशन को यूज़ करते आंसर निकालना है, ठीक है? चलो आराम से। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा आरएमएस का मान कितना होता है? सर ने क्या बताया? जब भी मुझे आरएमएस चाहिए तो मैं क्या करूँगा? 0.707। अगर एवरेज करूँगा तो साइन वेव के लिए 0.637। बेटा ये याद कर लो, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो देखो कौन सा सही हो जाएगा? ये रहा। क्या पूछा है? आरएमएस, खत्म बात। एवरेज पूछता तो ये हो जाता। ठीक है? चलो आगे। ये लो। क्या कह रहा है? का ज्ञान आरएमएस के अंकगणितीय मान को खोजने के लिए होता है। मुझे बताओ किसका मान अंकगणित के लिए होगा? सबसे पहले फॉर्मूला, ये पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? अधिकतम मान बटे वर्ग माध्य मूल मान, आरएमएस मान, यही होता है। ठीक है बेटा, फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है? ये होता है आरएमएस मान बटे में औसत मान यानी कि एवरेज मान। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है? का ज्ञान होना आरएमएस के मान को बताता है। अब मुझे बताओ आरएमएस का मान होना आरएमएस के मान को बताएगा? नहीं नहीं। औसत को बताएगा? नहीं। ये देखो ये तो नीचे है, इसमें तो अधिकतम मान ही बता देगा। पीक मान का मतलब ये पीक फैक्टर है ना। अब देखो इससे तो नहीं, लेकिन ये देखो प्रत्यक्ष संबंध दे रखा है, क्योंकि इससे तो पता चलता है कि भाई 1.11 अपन नहीं कहते साइन वेव का, तब अपन 11 केवी 22 केवी इस तरह से ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं ना। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? फॉर्म फैक्टर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये लो आगे चलो साथियों। ये कह रहा है 5 एम्पियर डीसी का औसत मान कितना है? मुझे अभी क्या बताया सर ने? एवरेज पूछे तो 0.6 से मल्टीप्लाई करूंगा। किसको? 5 को। तो 5 तिया क्या होता है बेटा? 15। अरे 5 एम्पियर के लिए, ओ हो, ये क्या कह रहा है? 5 एम्पियर वाली डीसी धारा। बेटा देखो ये होती है गलतियां, है ना? सॉरी। अब देखो बेटा, जब भी डीसी मान पूछेगा, डीसी मान, एसी मान साइन वेव में होता है, डीसी वर्ग तरंग के लिए होता है। वर्ग तरंग में जो दिया हुआ है ना, वो मैंने यही तो बताया था। वर्ग तरंग के लिए चाहे आरएमएस पूछे एवरेज पूछे, सबका मान समान होगा।
ठीक है? तो ये क्या कह रहा है डीसी धारा के लिए यानी कि एक वर्ग तरंग है, तो उसके लिए तो चाहे आरएमएस हो, चाहे एवरेज हो, चाहे कोई भी फैक्टर हो, सबका मान क्या हो जाएगा 5 ही होगा। बेटा ध्यान रखना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया और अच्छे से पेपर दे के आना, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। जब मैं फटाफट सॉल्व कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। आगे आओ। ये कह रहा है 10 एम्पीयर की अधिकतम मान की ज्यावक्रीय धारा का औसत मान। अब देखो आराम से पढ़ो, क्या बोल रहा है ज्यावक्रीय यानी कि आरएमएस। औसत पूछा है अपने को, औसत पूछा है क्या? हाँ औसत पूछा है सर, तो औसत लिखो। वी एवरेज है, एवरेज कितना बताया सर आपने? 0.63 बताया। कितने का बताया? 10 का बताया। देख लो आंसर, 63 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये लो बेटा 10 से किया तो ये लो 10, ये क्या हो जाएगा 63/10 यानी कि 6.3 के साथ हो जाएगा आंसर। ये लो आंसर, समझ गए? इस तरह से आपको करना है। ये लो बेटा आगे चलो, आगे चलो, ये लो बेटा। अब अपने को क्या बोल रहा है? ये कह रहा है एक प्रत्यावर्ती वोल्टता दे रखा है, ठीक है? बेटा ये जो सूत्र होता है ना ये यूं होता है, देखो E बराबर Vm साइन ओमेगा टी। जब भी ये होता है ना ये अधिकतम मान है, ऐसे उपकरण की को दी जाती है जो विपरीत दिशा में धारा के प्रवाह को रोकता है, ठीक है? और उसका प्रवाह जो है अब धारा के प्रवाह को रोक रहा है यानी निश्चित रूप में वो प्रतिरोध है, ठीक है? आगे चलो। और उसका मान कितना है? 20 ओम है। ओमिक प्रदान कीजिए तो आरएमएस मान ज्ञात करना है, ठीक है? मतलब कुछ इस तरह से कहना चाह रहा है कि अगर ये मेरी एक वोल्टता है जिसका मान कितना है 200 है, 200 साइन 314 टी। अगर यहाँ पे मैं एक प्रतिरोध लगाता हूँ आर, तो मुझे क्या निकालना है? देखो आरएमएस मान किसका? तो यहाँ पे देखो एम्पियर 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 धारा पूछ रहा है ये आपको, तो आई पूछ रहा है। और ये क्या है? एसी है, तो मुझे क्या देगा? आरएमएस देगा। बहुत बढ़िया। और ये क्या है? आर, आर की वैल्यू दे रखी है 20, ठीक है? यहाँ से मैं ओम का फॉर्मूला लगाता हूँ, V बराबर I बटे R, ठीक है? यानी मैं क्या कह सकता हूँ? V बराबर नहीं, V इक्वल टू आई आर। क्या लगाऊंगा? V बराबर आई आर। लेकिन बेटा AC है तो ये भी क्या होगा? RMS, और ये भी क्या होगा? RMS। हाँ सर RMS। अब देखो यहाँ पर क्या लिखूंगा? मैं कह सकता हूँ आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस अपॉन में आर। हाँ सर, ये क्या दे रखा है मुझे? वीएम, वीएम। और मुझे पता है वी आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा? वीएम डिवाइडेड बाय √2 होगा। वीएम डिवाइडेड बाय √2। अब देखो बेटा वीएम कितना है? देखो 200, इसको मैंने क्या किया? √2 से भाग दे दिया। क्यों √2 से भाग दिया? क्योंकि अधिकतम मान, वापस देखो बेटा, जब भी वी आर एम एस निकालना हो ना तो मैं क्या करता हूँ? 0.7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। बेटा ये 0.7 क्या है? ये 1/√2 है, ठीक है? इसलिए मैंने क्या किया? 200 बटे √2। अब देखो बेटा मैंने क्या लिखा? आर का मान लिखा। आर कितना है? 20। आर कितना है? 20। बस अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। ये देखो ये 0 से 0 कट गया, ये 2 की डबल से कितना है? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 10 बटे √2। अब देखो ये किसके पास में आ रहा है? 20 एम्पियर। अब देखो 10/√2 यानी कि आई आर एम एस, इसका मान कितना आ जाएगा? अब देखो ये लगभग लगभग आ जाएगा 0.7 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? तो देख लो किसके पास में? ये 10 एम्पियर के पास नहीं है, 314 के पास नहीं है, 5 एम्पियर सही हो जाएगा, बस खत्म बात। ये लो आपका आंसर हो गया, ठीक है? घबराना मत कि यहाँ पे 7 आया या 5 आया, बेटा जो नियरेस्ट होता है ना उसको मारते हैं, ठीक है? ओके, आगे चलो। ये लो बेटा, आगे चलो, आगे चलो। आवाज आ रही है ना? चलिए साथियों, ओके। अब देखो बेटा ये क्या पूछ रहा है? निम्न आकृति का सिग्नल का औसत मान। मुझे औसत मान की परिभाषा ध्यान है। औसत मान क्या बोलता है? एक निश्चित साइकिल द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल जो होता है वो औसत मान कहलाता है। वापस सुनो, एक समय अंतराल में एक साइकिल द्वारा घेरा गया मान क्या होता है? औसत मान होता है, होता है? आ जाओ साथियों। अब देखो तो मैं कहूंगा वी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो यहां से यहां तक ही तो इसकी साइकिल है, ये तो वापस रिपीट हो गया। वापस समझो, ये जो साइकिल है यहां से यहां तक ही है, यहां पर आके तो रिपीट हो गया। यानी इसने एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटा में समय किसका? एक साइकिल का, एक साइकिल का समय है ना, एक साइकिल का। अब देखो बेटा आराम से देखना, इस साइकिल को यहां से यहां तक, बाकी तो ये रिपीट हो गई तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो इसका क्षेत्रफल देखो, ये कौन सी आकृति है? ये आयत की आकृति है सर। आयत का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो तो वी एवरेज बराबर, बेटा लंबाई कितनी है? कि 0.2, चौड़ाई कितनी है? 20,
है कि नहीं? हाँ सर। बेटा समय कितना है? बेटा यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। तो देखो 0.1, 0.2, 0.3 यानी कि इसका आवर्तकाल कितना हो गया? 0.3। तो यहाँ क्या लिख दिया? समय कितना लिख दिया? 0.3। ठीक है बेटा? ये पॉइंट से पॉइंट उठ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? 20/3। 20/3 यानी 6 तिया 18। फिर पीछे बचेगा 2, फिर 6 तिया 18 इस तरह से। 6 तिया 18, पीछे बचेगा 2, फिर वापस से हो जाएगा। अरे! ये क्या लिख रहा हूँ? देखो बेटा 6 तिया 18 यानी 6 बार जाएगा, फिर पॉइंट, फिर 2 बार, वापस 6 तिया 18 हो जाएगा यानी 6 एम्पीयर आएगा। तो देखा किसका आंसर आता है? ये देखो, देखो। नहीं बेटा, हाँ, तो आंसर क्या है? ये रहा ना 6.67 या 6.63 है ना? तो आंसर ए करेक्ट है। देख लो बेटा आराम से। वापस समझो, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके वापस आ सकता है। आपके यूपीपीसीएल में आया देखो। बेटा ये एक ग्राफ दिया हुआ है। सबसे पहले औसत मान क्या होता है? औसत मान। मेरे को बताओ, आपके घर का औसत खर्चा, वो आपके कमाई, आपके पिताजी की कमाई, सबका सबका एवरेज का सम नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो औसत मान क्या होता है? एक समय के अंदर, एक समय अवधि के अंदर जो घेरा गया क्षेत्रफल होता है ना, वो औसत मान कहलाता है ना? अब आ जाओ, इसकी समयावधि कितनी है? कि 0.3, ये लिख दिया मैंने 0.3। अब देखो इसमें क्या है? लंबाई और चौड़ाई यानी कि 20 × 0.3, यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल दी। आसान? चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ, आगे आओ, ये लो। ये क्या कह रहा है? एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का फॉर्म फैक्टर क्या होता है? मुझे बताओ, फार्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? सर फार्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है, ये होता है आरएमएस मान, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान। बेटा इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं, वहां पे किसी को बताना नहीं है। बटे एवरेज मान, आप एग्जाम दे रहे हो वहां पे, किसी को पता नहीं क्या करना है। औसत मान नहीं भाई साहब, औसत प्लस दिस नहीं, औसत प्लस दिस नहीं, वर्ग माध्य बटा औसत। ये देखो बेटा, वर्ग माध्य बटा औसत, इतना ही लिखना है, किसी को बताना नहीं है कि नहीं भाई साहब मैं तो पूरा लिख के फिर आंसर लगाऊंगा, ऐसा मत करना है ना। आगे चलो, ये लो। आगे क्या कह रहा है? दिए गए तथ्यों द्वारा वर्ग माध्य मूल और औसत माध्य, अभी का बताया था कि वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज का अनुपात क्या होता है? मेरा फॉर्म फैक्टर नहीं होता, फॉर्म फैक्टर, ये लो, ये लो, लगाओ, आगे बढ़ो। सारे के सारे प्रश्न करेंगे आरएम, जो भी एसी थ्योरी के जितने क्वेश्चन है ना, पूरे इंडिया में आए हुए सारे करेंगे अभी। शक्ति गुणांक का व्युत्क्रमानुपाती, बेटा शक्ति गुणांक गुणांक होता है ना cos फाई, वो हमेशा क्वालिटी फैक्टर का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्यू फैक्टर का मतलब क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, चले आगे चलो, आगे चलो, ये लो। अगला कह रहा है अर्ध तरंग वेव फॉर्म फैक्टर का मान, आई का मान बताओ, यदि ये क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। ठीक है, क्या बोल रहा है अपने को? अर्ध तरंग वेव का फॉर्म फैक्टर गुणांक निकालो। ठीक है, अभी निकाल देते हैं। तो बेटा ये क्या होता है? ये हाफ वेव के लिए पूछ रहा है। ओके, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अर्ध तरंग तरंग वेव का फॉर्म फैक्टर क्या होता है? बेटा इसके लिए जो हाफ वेव होता है ना, उसके लिए इसका जो ये फॉर्म फैक्टर होता है वो कितना हो जाएगा? वो होता है बेटा 1.57। 1.57। और फुल वेव के लिए कितना होता है? तो ये बेटा ये याद कर लो, फुल वेव के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है ना, वो कितना होता है? 1.11। बेटा ये फॉर्मूला याद कर लो, आप अभी रिवीजन स्टेट पर हो। ठीक है, फॉर्म फैक्टर हाफ वेव के लिए कितना होगा? 1.57, फुल के लिए कितना होगा? 1.51। खत्म बात, ये हो गया पॉइंट 1.57। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे चलो, जल्दी चलो, ये लो। जहां निकालने की जरूरत होगी मैं पूरा निकाल के बता दूंगा, जहां याद करना होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर आवर्ती यानी फॉर्म फैक्टर कितना होगा? ठीक है, आराम से देखो हाफ वेव के लिए। बेटा इसके लिए आप लिख दो, ये लिखो सबसे पहले, यहाँ गोला बनाओ, लिखो फॉर्म फैक्टर। अगर आपको पूछे हाफ वेव के लिए कितना होता है हाफ वेव, तो आप क्या लिखेंगे? हाफ वेव के लिए होता है Vm/2। ठीक है, और अगर ये पूछे, ये क्या कहता है? फॉर्म फैक्टर। ठीक है, और अगर फुल वेव के लिए पूछे, फुल वेव के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Vm/√2। बेटा ये दो चीजें याद कर लो, ज्यादा याद नहीं करो, लास्ट मोमेंट है। सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की आंख, सिर्फ उसको तीर दिखना चाहिए और उसकी आंख दिखनी चाहिए, मछली की आंख। खत्म बात, क्या हो जाएगा? Vm/2। अगर यही आपको अगर फुल के लिए पूछता तो Vm/√2। खत्म बात। चलो आगे चलो, आगे चलो।